और वहां मंदिर से भी मेरा हुआ। जो मैं अगले दिन मैंने जाके वहां पे हमने एक मिरेकल गार्डन है उसको देखा और कई चीजों को। दुबई जो उनका था वो जिसके अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दुबई वर्ल्ड, उसको हमने देखा। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां पूरे जोश और खरोश से जारी हैं। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान के जिला आवाराहन का दौरा किया है, जहाँ उन्हें सिक्योरिटी की सूरत हाल, सूबे की समाजी और इक्तिसादी तरक्की और ज़राअत की सलाहियत में पाक फौज की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वहां से ग्लोबल विलेज वहां भी गया हम। जो खास, अच्छा फिर उसमें मैं उसके जो पवेलियन भारत के इंडिया का पवेलियन है वहां गए, वहां भी मैंने तस्वीरें खरीदी। स्टेडियम के अंदर बार खाने जो है बार लेके जाने की बात है। शराब पीना कोई भी मजहब के अंदर वो हलाल नहीं है। आप ईसाई पे देख लो, आप अगर हिंदुइज्म पे पढ़ोगे। नमस्कार दोस्तों, भारत से वापस लौटे साजिद तरार ने भारत की तरक्की की जम करके तारीफ की। साजिद तरार ने जिस तरह से भारत की तारीफ किया उसे देख करके पाकिस्तानी खुद भी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है उस पर साजिद तरार का कहना है कि भारत के आगे अब अमेरिका भी फीका लगता है, क्योंकि भारत अब काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अमेरिका में आकर के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि उन्होंने भारत दौरे में जा कर के बहुत कुछ देखा है और भारत की तरक्की भी देखी है। खींची वहां पे। और फिर पाकिस्तान के पवेलियन में भी गए हम, तो हमने उस चीज को भी देखा, अमेरिका के पवेलियन को भी देखा। सबसे ज्यादा पवेलियन जो था वो पॉपुलर, मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा थाईलैंड का सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अफगानिस्तान के अंदर पवेलियन पे गए, वो सारी चीजें हम खैर देखी, बहुत वंडरफुल। जो मैं कंक्लूड आरजू ये करना ये चाहूंगा कि मैं पहले जब भी अमेरिका वापस आया तो मैं हमेशा आके अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करता था। इस दफा जब वापस आया तो मैं आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा। मैं बड़ा मायूस हुआ हूं अमेरिका को देख के आगे। और मैं आज मेरा ये पहला दिन है अमेरिका से इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो जबानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूं कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के आया। उसकी वजह क्या होती है? फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है, जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में क्योंकि हमारे काले भाईजान यहां फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ हमने पढ़ना नहीं, तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है। वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे, क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप आईएमएफ से कर्जा लेके
लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखें जरा। सर प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने कोई फर्क नहीं। मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद ये दी ना, क्या करना, क्या जरूरत है अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, आप जरा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप आईएमएफ से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में और टोरंटो में, और उन्होंने क्या बनाया ये भी बताना चाहता हूं। आज कलकत्ता में मोदी जी ने इफ्तिताह किया है अंडरग्राउंड मेट्रो का, कलकत्ता के अंदर। बिल्कुल। उसकी खास चीजें कुछ आपकी कौम को बताना चाहूंगा, जो कि मुझे गालियां सारा सुबह शाम देते हैं। कभी कहते हैं रा का एजेंट है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें गूगल करके देख लो, मैं खुद नहीं बना रहा हूं भाई। आप आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहे हैं, आप जिहाद करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर, टीटीपी को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हैं। जरा इस खबर को जरा आप खुद देख लें। 4.8 किलोमीटर दरिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा, एक जगह है जो कलकत्ता के साथ इंडस्ट्रियल जगह है, उन्होंने उसको जोड़ा है दरिया के नीचे से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। 4.8 किलोमीटर की टनल 9 किलोमीटर दरिया के नीचे से जाके बनाई है, और बनाई सिर्फ 66 दिनों में। कमाल ये 66 दिनों में बनाई उन्होंने। अब दूसरी सुन ले बात, मैं इंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्होंने सेमी कंडक्टर ताइवान की मदद से $10 बिलियन का प्रोजेक्ट वहां पे लगाया है। खूबसूरती उसकी ये होगी कि 100 डे के अंदर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, एक 100 डे के अंदर। तो आरजू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूं। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं है। लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा है कि तीसरे क्वार्टर में भारत की जो इकॉनमी है उसने 8.4% ग्रोथ की है, और उसके बाद जापान की 0.9% पे है, अमेरिका की 2.1% पे है, फ्रांस की 1% पे है, यूके की 0.06% पे, और जर्मनी नेगेटिव है, नेगेटिव 0.05% पे है। तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहां से राइज कर रहा है, ये खुद सोचना होगा। और दूसरा, आज आगे चलते हैं। आपने असेंबली की बात की है कि नए वजीर आजम आ गए हैं। नए मैं तो नहीं समझता हूं, पुराने ही हैं। नई, वो कहते हैं पुरानी शराब नई बोतल डाल दी आपने। ये नई असेंबली क्या है? 4 साबिक वजीर आजम इसमें आज आए हैं, 4 साबिक स्पीकर इसमें आए हैं, 3 साबिक सदर इसमें आए हैं, 1 सदर का दामाद आया है, 3 साबिक सदूर के पोते आए हैं, 1 साबिक सदर का नवासा आया है। शराब पीना किसी भी मज़हब में हलाल नहीं है। अगर आप उस पर पाबंदी लगाते हो तो कोई मसला नहीं, वो तो चल जाएगा। लेकिन आप अगर किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि आपने यहाँ पर ये पहनना, किसी की अगर वो कहता भाई हम आज़ाद हैं तो उसको आज़ाद रहने दें। जो कहता है उसको आज़ाद आप रहने दें, लेकिन आप इस हद तक आज़ाद रहने दें ना कि कोई जो है अभी वो ये नहीं है कि नंगा सड़कों पे दौड़ रहा है। अभी उनको चाहिए भी कि आप एक लिमिट दें भी कि यार इस लिमिट से आपने तजावुज़ नहीं करना, आप तजावुज़ करेंगे। सिर्फ हिजाब के ऊपर बात हुई है। अगर आपका दिल करता बुरखा पहने, नहीं दिल करता तो बुरखा ना पहने, वो अपनी मर्जी है ना। अब इस्लाम में आपके ऊपर नाफिज करूंगा, आपका दिल नहीं है मानने को, आप मानोगे? मैं आपको ज़बरदस्ती कहूँगा नमाज पढ़ो, गन पॉइंट पर रखूंगा, पढ़ोगे? इसके बारे में भी हदीस है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं। पर नहीं ना, यही बात तो समझानी है हमें कि भाई इस्लाम मेरा अपना कौल है, मेरा अपना फेल है। अगर मैं नमाज पढ़ूंगा उसकी सज़ा भी मुझे है, अगर मैं पढ़ूंगा तो उसकी सज़ा भी मुझे है। ऐसे ही है। हम किसी पर थोप नहीं ना सकते। तो यही तो इसी तरफ तो आरस हो दिया। गलत है इसमें। यानी वो एक हाथ से तजावुज़ कर रहा है ना, उसको भी कफ़ायत शरी से काम करना चाहिए। अभी क्या तजावुज कर रहा, वो थोड़ा तजावुज़ ये एक्सप्लेन कर रहा है। वहाँ बार खाने खुल गए हैं, पाकिस्तान में बार खाने क्यों नहीं है अभी? भाई पाकिस्तान में पीसी होटल जरा चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको इजीली बार खाने मिलेंगे, आपको कहीं भी जाके शराब ले लो। लेकिन मेरे हिसाब से गलत है, मेरा पर्सनली जो है ये गलत काम हो रहा है अभी। ये आपका पर्सनली है ना। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की मानसिकता हमेशा से भारत के खिलाफ जिहादी वाली रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा से भारत दुश्मनी ने अपने आप को पूरी तरीक़ा से बर्बाद कर लिया, अभी भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान अभी भी लगातार बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग लगातार अपने लोगों को उकसा रहे, उससे साफ पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता
कितनी ज़्यादा गिरी हुई है। पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा से भारत के खिलाफ जिहाद करने की बातें करते हैं, क्योंकि इन लोगों को बस शुरू से यही सिखाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है। यही कारण है कि जिस तरह से साजिद तरार ने बताया कि उन्होंने भारत की तरक्की को देखा है। भारत जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान उसी तेज़ी से बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। जिस तरह से पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, उसे लेकर के साजिद तरार का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।